बैच की वैलिडिटी है, फ्री बैच है, उसमें छोटे मोटे टेस्ट भी होंगे और भी बहुत सारी चीजें होगी और उसमें मिलेंगे इनाम भाई साहब नए साल पर विजय परिवार की तरफ से, है ना। 100 से भी ज्यादा बच्चों को अलग अलग तरह के इनाम मिलेंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और तो आज सेशन शुरू करें सर। नए साल का ऑफर कहां पर है? अरे फ्री फ्री फ्री। अब सुनो, नए साल का ऑफर कहां पे है? कौन से ऑफर की बात कर रहे हो भाई? ऑफर सुबह दे तो दिया, नए साल का ऑफर दे तो दिया बेटा। सारे के सारे बैच के अंदर डिस्काउंट कर दिया गया है। अगर कोई भी आपका साथी, आपका मित्र विजय परिवार से ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ना, तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करने के लिए उनको बोल दो। सभी बैच में बड़ा भारी डिस्काउंट है, 1 जनवरी तक ये डिस्काउंट रहेगा। तो किसी भी भाई बंधु को ऑनलाइन बैच लेना हो या बुक लेनी हो, ध्यान रख लेना, ऑनलाइन बैच लेना हो तो उसकी भी फीस कम कर दी है, और अगर बुक बाय करनी है तो फीस उसकी भी कम कर दी है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा साथी हो तो उनको बता देना भाई। और स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी दिख रहे हैं, इन नंबरों पे ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर पाओगे, जैसे 8302 19 93 94, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 96 72 72 12 29, आप इस नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हो। फॉर्म भरवाने से लेकर पढ़ने तक का पूरा सपोर्ट विजय एजुकेशन आपको देगा बेटा, ठीक है ना। 8302 19 93 94, और यह है 96 72 72 12 29, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो भाई शुरू करें बच्चों आज का सेशन। बताइए आप, बिल्कुल स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? हाँ, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये लीजिए। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में कौन अनुपस्थित था? विच वाज absent इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब लाइफ की ओरिजिन चल रही थी, जब जीवन की उत्पत्ति चल रही थी इस धरती पर, तो वहां कौन नहीं था? है ना, कौन नहीं था? ऑप्शन ए NH3 यानी अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन, और ऑप्शन ई विजय सर। कौन नहीं था उस समय? विजय सर बताओ, जल्दी बताओ, उस समय कौन अब्सेंट था? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति चल रही थी तो कौन नहीं था वहां पर? अरे मैं था क्या, बताओ। अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप तो पक्के ही नहीं थे वहां पे, ठीक है ना। हाँ, तो कौन नहीं थे भाई? और कौन नहीं थे? अरे गुरुजी ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन। शुरुआत के अंदर धरती पर ऑक्सीजन है नहीं थी, तो क्या सर पहला जीवन जो उत्पन्न हुआ वो बिना ऑक्सीजन के हो गया क्या? हाँ, बिना ऑक्सीजन के हो गया बेटा। धरती के ऊपर पहली लाइफ के आने के कई वर्षों के बाद जाके अर्थ के ऊपर बेटा ऑक्सीजन बनी। आप इस बात को समझ लीजिएगा। जब हमारे पृथ्वी पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए तो उससे पूरी तरह से ऑक्सीजन बनी, है ना। वैसे तो यूवी रेज की वजह से भी H2O का ब्रेकडाउन हुआ, उससे H2O2 बना, वो बात अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ये बात याद रखना। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में क्या अनुपस्थित था, ये क्वेश्चन भी आता है ना। प्रारंभिक वातावरण जो था, है ना, पृथ्वी पर शुरुआत में जो वायुमंडल बना, है ना, पृथ्वी में प्रारंभिक जो वायुमंडल बना था ना बेटा, एक तो शुरुआत में पहले तो वायुमंडल ही नहीं था, फिर वायुमंडल उत्पन्न हुआ। वायुमंडल उत्पन्न हुआ तो उसमें कौन सी गैस एब्सेंट थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना O2 एब्सेंट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, बिल्कुल चलिएगा सर, बिल्कुल चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है बेटा, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लीपर किसके उदाहरण है? फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ। बेटा पेंगुइन के और डॉल्फिन के जो फ्लीपर है ये किसके एग्जांपल है? एडेप्टिव रेडिएशन के, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के, या नेचुरल सिलेक्शन के। अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास, औद्योगिक अतिकृष्णता और प्राकृतिक चयन। सही कौन सा होगा जल्दी बताओ निकिता, अनामिका। हाँ निकत बेटा, खुशी 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 खुशी, कितना बढ़िया नाम है, हमेशा खुश रहो बेटा। मैं तो आप सबको कहना चाहता हूँ खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। शारिका बेटा, शिवम, अनिरुद्ध, वेरी गुड गुड़िया। सर मैं गुड्डा हूँ तो वेरी गुड गुड्डा। अब अनिरुद्ध को गुड़िया बोल दिया था, अनिरुद्ध गुड़िया कैसे बोला मुझे? अरे आप मेरे लिए सारे गुड़िया और गुड्डे हो, है ना। हाँ जी, छोटे भाई बहन हो। हाँ, अब देखो बेटा, तो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लीपर है ना बेटा, पहले तो ये अंग किस प्रकार के हैं ये बताओ। ये कौन से टाइप का ऑर्गन है पहले ये बताओ, होमोलोगस है कि एनालोगस है? पहले ये बताओ कि ये किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। हमेशा ध्यान रखना विजियंस, ये बेटा ये एनालोगस ऑर्गन है। कैसा बेटा? एनालोगस ऑर्गन, है ना। याद रखो ये समरूप अंग का उदाहरण है, समरूप अंग। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है आपको? कौन सी? मैंने बोला था, आप याद रखो AC और HD, मतलब होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। तो ये एनालोगस ऑर्गन है, तो इनका ये दोनों अभी सारी विकास को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बेटा इनके दोनों के पूर्वज अलग अलग हैं। इन दोनों के पूर्वज क्या है बेटा? अलग अलग है, इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, याद रखना। अगर इनके पूर्वज समान होते ना तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होता, ठीक है ना। याद रखो इस बात को, तो ऑप्शन बी सही होगा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ, अगला है तीसरा क्वेश्चन। कई कशेरुक जंतुओं के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता रखती है, यह किसका उदाहरण है? द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट है जिनकी जो फोर लिम्ब है ना, अग्रपाद, इसकी हड्डियां एक जैसी है, तो बताओ ये किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? देखो इन्होंने यहाँ अंग की बात करी, अस्थि की बात करी, ऑर्गन की बात करी, इस बात को समझो आप। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि ये किस टाइप का इवोल्यूशन है, इन्होंने इवोल्यूशन का टाइप नहीं पूछा, इन्होंने पूछा किस तरह के ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ देखें, है ना। ये होमोलॉजी का एग्जांपल है, यानी समझातता का, या समवर्ती, समवर्ती का मतलब होता है एनालॉजी। इसको समरूपता भी बोलते हैं, तुल्य रूपता भी बोलते हैं, इसी को समरूपता, इसी को तुल्य रूपता भी कहते हैं। इन शब्दों को आपको जानना होगा। फिर इसके बाद लिखा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फिर लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन। बताओ
किस तरह के ऑर्गन का एग्जाम्पल है मैं बोल रहा हूँ। 88% बच्चों ने ए आंसर दिया है, बड़ी खुशी हुई मुझे बेटा। मतलब ये समजात अंग का उदाहरण है। किस तरह के अंग का उदाहरण है बेटा? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना। यहाँ कशेरुक की जगह अगर स्तनधारी लिखा होता तो भी आंसर यही होता। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना, स्तनधारियों के अग्रपाद, तो भी आंसर यही होता बेटा। फोर लिम्ब ऑफ मेमल, तो भी आंसर यही होता। हमेशा ध्यान रखो, फोर लिम्ब ऑफ मेमल, तो भी बेटा आंसर यही होता, ध्यान रखिएगा। तो भी आंसर यही होता, है ना। बिल्कुल जी, तब भी आंसर क्या होता? तब भी आंसर होता समजात था, है ना। अगर इनका विकास पूछते तो, अगर ऐसे पूछे कि ये जो समजात अंग है, जो होमोलोगस ऑर्गन है, ये किस टाइप का इवोल्यूशन शो करते हैं बताओ। अगर इवोल्यूशन पूछते तो आप क्या लिखते बताओ बेटा? इवोल्यूशन पूछते ना तो आप क्या लिखते? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अपसारी विकास, ये कैसे विकास को प्रदर्शित करता है? अपसारी विकास को प्रदर्शित करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन जो है ये बेटा अपसारी विकास को दर्शाते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। क्योंकि आपको एक ट्रिक याद रखनी है यहाँ पर, एच डी। एच का मतलब होमोलोगस, डी का मतलब डाइवर्जेंट। ओके। हाँ, और जिनमें समजातता पाई जाएगी, जिनमें जिनमें होमोलोगी पाई जाएगी बेटा, इन सब के पूर्वज जो है वो समान होंगे। इनके एंसेस्टर हमेशा कॉमन होंगे, कॉमन एंसेस्टर, याद रख लोगे ना, समान पूर्वज। इनके पूर्वज क्या होंगे? समान। और जिनमें समान पूर्वज पाए जाएंगे उनमें अपसारी विकास देखने को मिलेगा, उनमें होमोलॉजी देखने को मिलेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद में ये लो जी, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। अपसारी विकास के उदाहरण के निम्नलिखित सेट में से गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से गलत कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना है। रोंग कौन सा है, किसके बारे में रोंग? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में रोंग, है ना। यहाँ डी की बात हो रही है, और डी के साथ कौन जुड़ता है? एच। मतलब कि होमोलोगस ऑर्गन में रोंग आपको बताना है, कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। समझदारी वाली बात तो है ये। फोर लिम्ब ऑफ मेन बेट चीता, हार्ट ऑफ बेट मेन चीता, ब्रेन ऑफ बेट मेन चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस बेट एंड मेन। अब बताओ कौन सा गलत है? मानव, चमगादड़ और चीता के अग्रपाद, चमगादड़ मानव और चीता का हृदय, चमगादड़ मानव और चीता का मस्तिष्क, और ऑक्टोपस और मानव की आंख। बताओ, बताओ गलत कौन सा है यहाँ पर? यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है उलझ गए, है ना, फंस गए रे ओबामा, फंस गए रे ओबामा, है ना। ये ओबामा कौन है? कोई तो होगा। हाँ जी। हाँ, अब बेटा देखो, सुनो मेरी बात। इन्होंने बोला अब सारी विकास के बारे में गलत, यही पूछा। इन्होंने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट। बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जहां जहां आए तो मैंने तो पहले ही बोला था, एच डी एसी, ये दो चीजें हमेशा याद रखो, है ना। कन्वर्जेंट मतलब एनालोगस, एनालोगस कन्वर्जेंट, ऐसे ही डाइवर्जेंट तो होमोलोगस, होमोलोगस डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? होमोलोगस ऑर्गन की, होमोलोगस ऑर्गन। अब इन्होंने कहा कि होमोलोगस ऑर्गन के बारे में इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, कौन सा समजात अंग नहीं है? तो भाई ऑक्टोपस की आंख और मानव की आंख, ये समजात अंग है ही नहीं। ये कैसा अंग है? समरूप। ये बेटा समरूप अंग है, ध्यान रखो। ये एनालोगस ऑर्गन है, ध्यान रखो। कैसे पता चला जी आपको? कैसे पता चला? एनालोगस ऑर्गन उसको कहते हैं जिनका काम क्या हो बेटा, जिसका कार्य क्या होता है? समान। यहाँ पे कार्य समान होगा, फंक्शन सिमिलर होगा। फंक्शन क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा। इनके पूर्वज समान नहीं होते हैं, है ना। जिनके एनालोगस ऑर्गन होंगे ना, इनके कभी भी पूर्वज समान नहीं होंगे, पूर्वज समान नहीं। ठीक है ना। तो भाई ऑक्टोपस और मानव, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑक्टोपस तो नॉन कोर डेटा है, मानव कोर डेटा है, वर्टिब्रेट है। तो ये दोनों तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकते एक जैसे। भाई चमगादड़ और मानव ये तो स्तनधारी है, मैमल्स है, और ऑक्टोपस अपने आप में नॉन कोर डेटा है। तो इस वजह से बेटा इनके तो एंसेस्टर ही कॉमन नहीं है, इनके तो पूर्वज ही समान नहीं है। तो इसी वजह से इनके जो ये अंग है, इनकी जो ये आई है, ये वास्तव में मानव की तो एकदम ट्रू आई है, लेकिन ऑक्टोपस के पास आई का काम तो देखना है, लेकिन उत्पत्ति दोनों की एक जैसी नहीं करता। जबकि ये ऊपर के जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ना, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है, ये होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है, ये होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है, ये डाइवर्जेंट का ही एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नहीं चलें? हाँ, इसके बाद में हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, वही चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, जिनके आंसर आप देने में समर्थ हो। बोगनविलिया के कांटे और कुकरबिटा के प्रतान, ये किसके उदाहरण है बेटा? हॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा आर एग्जांपल ऑफ। बताओ ये किसके उदाहरण है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, प्रतिगामी विकास यानी रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, समवर्ती अंग यानी एनालोगस ऑर्गन, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन। बताओ सही आंसर। हाँ जी। हाँ बेटा, एक आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी लाठी उसकी, खाली जगह की पूर्ति करो। जिसकी लाठी उसकी क्या? बताओ, जिसकी लाठी उसकी क्या? जल्दी बताओ, देखिए, जिसकी लाठी उसकी क्या? आज के बाद विजय सर का नाम होगा लाठी वाले सर। क्या नाम होगा? लाठी वाले सर, है ना। हाँ जी, कौन से सर? लाठी वाले सर। ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा, ठीक है कि नहीं? हाँ, जिसकी लाठी, बच्चों ने कुछ ने कहा उसकी बकरी। अरे भैया, जिसकी लाठी उसकी बकरी थोड़ी होती है, ये तो गलत बता दिया आपने। हाँ। हाँ, अब देखो, सुनो मेरी बात, हमेशा ध्यान रखना। हॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकर बेटा, बेटा ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 77% बच्चों ने डी बताया, बाकी वाले 33% बच्चों को मेरे पास लाओ आप, है ना। ये लाठी तो अब है ही मेरे पास, है ना। हाँ, लाठी चिकित्सा, लाठी चिकित्सा, ठीक है ना। बिल्कुल भाई साहब। सामान्य सर्दी जिसको कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं,
जिसको जुकाम भी कहते हैं। अब सर्दियों का समय है और हर व्यक्ति को ये होगी ही होगी, है ना। तो इसका कारण क्या है ना। जुकाम किस वजह से होता है? व्हाट इज द कोज ऑफ कॉमन कोल्ड? इसकी वजह जीवाणु है, कवक है, वायरस है कि किसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है? हाँ, सामान्य जुकाम और हर व्यक्ति को होता है और 4-5 दिन में ठीक भी हो जाता है ना। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं भाई इस धरती पे जिसको ये जिसे जो है कॉमन कोल्ड ना हुआ हो। हर व्यक्ति को होता ही होता है। ऐसे बहुत कम ही होते हैं भाई जिसको नहीं हुआ। हाँ, वायरस से होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं वायरस का नाम आपसे पूछूं, आप बता दोगे बेटा? सामान्य जुकाम कौन से वायरस से होता है, नाम बताना तो। वो कौन सा वायरस है जिससे जुकाम होता है, जरा बताना। हाँ, 2 ऑप्शन देता हूं, रिट्रो वायरस की राइनो वायरस, बताओ। रेट्रो वायरस की राइनो वायरस, बेटा बताओ। प्रीति सर आपसे बात करनी है। बेटा आप विजय टीम को कॉल कर दीजिएगा, आपको जो भी काम है व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा टीम को, ठीक है ना। और उनको बताइए, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे बात कर लूंगा बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, मुस्कान बेटा, जिशान। हाँ सर, अटल 3 बैच को कल भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, कल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आज ज्वाइन करोगे तो कम फीस में ही बैच मिल जाएगा आपको। हाँ, राइनो वायरस, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है बेटा? राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस, है ना। और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है बेटा, ठीक है ना। इसकी वजह से होता है जुकाम, है ना। हाँ जी, याद रखना, भूलना मना है भाई। इसके बाद में मलेरिया किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? मलेरिया इज कोज्ड से होगा, वायरस से होगा, फंगस से होगा कि प्रोटोजोआ से होगा? बताओ देखें। मलेरिया का रोगजनक आपको बताना है कौन है, और मैं नाम भी लिख देता हूं, आगे चलो। बैक्टीरिया के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वायरस में लिखते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। और फंगस में लिख देते हैं भाई ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटन। और प्रोटोजोमा में लिख देते हैं प्लाज्मोडियम। बताओ देखें, राइट आंसर कौन सा होगा? डी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है बेटा, और इस प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो रही है बेटा? मलेरिया। कौन सी डिजीज हो रही है? मलेरिया, भूलना नहीं है बेटा। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? बिल्कुल चलिएगा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? मतलब एक व्यक्ति है रोगी बेटा, दूसरा है नॉर्मल। उस नॉर्मल व्यक्ति तक मलेरिया को कौन लेके आएगा? मलेरिया का वाहक कौन है? यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रोगजनक उसे कहते हैं जो रोग उत्पन्न करे, और बेटा पैथो और वाहक उसे कहते हैं जो रोगाणु को ट्रांसफर करे। जैसे गाड़ी होती है ने, कोई कार है, कोई बस है। बस क्या करती है? यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। तो आपका वाहक उसे बोलते हैं जो रोगाणु को ट्रांसफर करे। तो मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय विच एजेंट? मलेरिया को ट्रांसफर करने वाला एजेंट कौन है? मेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एडिस मॉस्क्यूटो, जल्दी बताओ। हाँ, नर एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर, मच्छर। हाँ हाँ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बोलो। फीमेल एनाफ्लीज। सर मेल क्यों नहीं? क्योंकि मेल के अंदर मुखांग होते ही नहीं है, जबकि फीमेल मच्छर में काटने वाले मुखांग होते हैं बेटा। इसलिए फीमेल मच्छर आराम से हमें काट सकता है, हमारे ब्लड को पी सकती हैं। इसलिए वो क्या करती है? हमारे ब्लड में क्या डाल देती है? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अब ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो है वो हमारे शरीर तक किसे लेके आएगी? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने का जो काम है वो फीमेल एनाफ्लीज का है। ये बात कभी भूलना मत, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के सामान्य लक्षण कौन से हैं? निमोनिया के कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया। निमोनिया अगर किसी को हो गया तो इसकी क्या सिम्टम है बेटा, बताना तो, है ना? स्किन रैशेज, कफ एंड फीवर, डायरिया, आई इरिटेशन। बताओ, किसी बच्चे को मान लो निमोनिया हो गया, निमोनिया में तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो निमोनिया में क्या देखने को मिलेगा बताइएगा? भाई त्वचा पर चकत्तों का कोई लेना देना ही नहीं है निमोनिया से, है ना? डायरिया का निमोनिया से कोई लेना देना नहीं है। आंखों में जलन का निमोनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि निमोनिया तो एक ऐसी बीमारी है ना जो हमारे लंग्स के अंदर होती है ना? और अगर लंग्स प्रभावित होगा तो व्यक्ति जैसे जैसे श्वास लेगा वैसे वैसे खांसेगा। इसमें खांसी क्यों होती है भाई? क्योंकि श्वास लेने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, फेफड़ों में संक्रमण है कि नहीं है बेटा? इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। यह बात आपको भूलनी नहीं है, बोलना मना है, बोलना मना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आपके काम का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ की सही परिभाषा, हेल्थ की सही परिभाषा क्या है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अब देखिएगा बेटा, पहला पॉइंट है अब्सेंस ऑफ डिजीज, नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस, नेक्स्ट है एबिलिटी टू वर्क, नेक्स्ट है कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बताओ देखें क्या सही होगा? अतुल जी, अंजलि, चंदन, प्रिया, आर्यन बेटा, हाँ, शिखा, अनिरुद्ध, ओके ओके ओके, हाँ, पूनम, रागिनी, खुशबू, हाँ, सौरभ बेटा, समर्पण, सना, ओके, बिल्कुल सही है। कोई भी पर्सन बेटा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो शरीर की इस स्थिति का नाम है स्वास्थ्य। अगर कोई पर्सन बेटा फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है तो बॉडी की बिल्कुल। और बेटा आज आज हम लोग जो हैं एक ऐसी जगह गए जहां पर कहीं ना कहीं हमने खुद को मेंटली वेलबींग फील किया, है ना? मेंटली हमें ऐसा लगा कि वास्तव में हम दिमागी तौर पर तो स्वस्थ है भाई साहब। एक फुटेज में दिखाना चाहता हूं, उसका वीडियो में डालूंगा कि आज हम कहाँ गए। लेकिन वास्तव में बच्चों, इस धरती का अगर स्वर्ग, और मैं घनश्याम सर को बुलाना चाहूंगा, है ना, पृथ्वी का स्वर्ग भी कहूंगा और भगवान का दूसरा रूप भी कहूंगा, ठीक है ना? ऐसे मूक प्राणी, है ना, वास्तव में हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है ना? और सर आज अपन कहाँ गए थे, मैं सर से ही पूछना चाहूंगा। सर आज हम माँ भारती के जो है गोद में गए थे सर। नेचर, प्रकृति, कुछ भी कह लीजिएगा, बहुत ही सौंदर्य का नज़ारा था सर वहाँ पे। जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं बच्चों, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, मानो जैसे हम लोग हजारों विजियंस के साथ मिल रहे हों। रियल में माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे-ऐसे वन्य जीव थे, हिरन है, आप देख रहे होंगे, ये वीडियो में आ रही है? हाँ, आप फुटेज के अंदर आप देख रहे होंगे कितना मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ पे। रैबिट है और सर के हाथ में तो भाई साहब आप देखिएगा, पहचानिएगा सर के गोद में जो है, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, सर की गोद में जो आपको वन्य पक्षी दिख रहे हैं, वो कौन है?
बहुत सारे बच्चे इसके अंदर हो सकता है गलत आंसर दे दें, हमारे स्टूडियो में भी गलत आंसर मिला है हमें इसका। और इसकी हाँ, इसकी खोज वहाँ पे सर ने की थी, वहाँ के लोग भी वास्तव में इसको कुछ अलग ही मान रहे थे, लेकिन हमारे प्रभु श्री, है ना, श्री श्री 1000 आज इन्होंने वहाँ पे वास्तव में उनकी खोज की। और मास क्या बताऊँ मैं आपको, आप सर की गोद में जो डक देख रहे हैं, डक नहीं है वो सरस्वती माता जी का वाहक वाहन है ना? जिनका नाम है हंस। और बहुत अच्छा सर वहाँ पे फ़ील हुआ। मतलब वहाँ अगर हम जाते हैं वीक में 1 बार या 2 बार, तो ये कन्फर्म है कि जो भी स्ट्रेस है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, स्ट्रेस फ्री। देखो आप भी ज़्यादातर डक लिख रहे हो, बेटा डक नहीं है वो, है ना? वो माँ सरस्वती के वाहक हंस हैं, नो डाउट। और हमने प्रेयर भी की है कि ये जो हंस जी हैं, ये माँ सरस्वती को अपने ऊपर विराजमान करके आप हर स्टूडेंट के, हर विजियंस के घर तक आएँगे और आपको अज्ञानता से उतारने का काम करेंगे। वो है ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुमसे हर गीत है। हाँ, आप बस यही है, बस आप समझ जाओ इन शब्दों से। ये बहुत अच्छे से जो है प्रेयर के शब्द हुआ करते थे हमारे टाइम पे भी, और आपके टाइम पे भी हुए होंगे और आज भी होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे। अब सर भी बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, इनको कैसा वहाँ फ़ील हुआ। और वजह भी यही रही कि थोड़ी आज क्लास में सर थोड़े लेट पहुँचे। तो एक बार ज़रूर आप सर से भी, सर के मुँह से भी एक वाणी सुनिएगा, बहुत अच्छी वाणी। नहीं नहीं, वास्तव में जो है बच्चों, आज चूंकि नए साल का पहला दिन था, 1 जनवरी, तो घनश्याम सर ने मुझे सुबह जल्दी ही फोन किया कि सर मैं आपको पहले तो झप्पी दूंगा, है ना, लेकिन झप्पी लाना पड़ेगा। हाँ, मुझे कहा कि सर आप स्टूडियो में आ जाओ फटाफट तैयार होके नहा धो के, और मैं झप्पी दूंगा। मैं फटाफट आया भाई साहब, तब तक सर तो गायब ही हो गए क्लास लेके। फिर क्या हुआ, फिर वापिस जो है सर